सीमित है, समय बलवान है। जो चला समय के साथ उसकी अलग पहचान है। इसी पहचान को बनाने में जिंदगी का पल पल बटोरते हुए बढ़ते रहते हैं हम अपने सफर में कदम दर कदम। फिर कहीं रुककर झोली में बटोरे गए उन पलों को खंगालते हैं। तो आइए चले इस सफर पर। आज के एपिसोड में मेरे तकनीकी सहयोगी श्री ओम प्रकाश शर्मा। बातें दिल की विद सुषमा। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा। मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, देयर इज अ प्रेशर कुकर सिचुएशन। कोटेड बाय रवि शास्त्री। ये इतना आसान कैच था कि शोले का ठाकुर भी पकड़ लेता। वीरेंद्र सहवाग। जय सूर्या की वाइफ को चिंता नहीं करनी चाहिए, अब सब ठीक है। कपिल देव। MS धोनी has yet again called for heads to the coin which has two tails. Harsha Bhogle. That ball was so slow it could have been delivered by a postman. Michael Holding. क्रिकेट की दुनिया में कमेंटेटर बॉक्स में बैठे कुछ खास कमेंटेटर्स के ये वाक्य। आप भी सोच रहे होंगे कि आज किस ओर है हमारे सवालों के तीर। तो चलिए मिलवाते हैं आपको इस खास आवाज से जिसने रेडियो क्रिकेट की हिंदी कमेंट्री की शुरुआत की। दीवानगी पैदा की आम क्रिकेट दीवानों में इस खेल के प्रति। अपनी भाषा, अपने शब्दों, अपनी आवाज, लफ्जों से तस्वीर बनाने की कला के जरिए द एवर सुपर हिंदी क्रिकेट कमेंटेटर, जर्नलिस्ट, राइटर, पद्मश्री सुशील दोशी जी। नमस्कार सुशील दोशी जी। नमस्कार और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है कि रेडियो के सुनने वालों से मैं फिर से बातचीत करने में सफल हो रहा हूँ। और देखिए सफर आप जैसा कह रही हैं, बहुत लंबा सफर, 5 दशकों से भी ज्यादा लंबा समय। तो सुशील कुमार जैन से पद्मश्री सुशील दोशी तक की सुपर एक्साइटिंग जर्नी रही है आपकी, जिसके कुछ लम्हातों में हम भी झांकना चाहेंगे। तो सवाल मेरे जहन में सबसे पहले तो यही आ रहा है कि ये जैन से दोषी क्यों और कब? हाँ, ये सवाल मुझसे पहली बार पूछा जा रहा है और मैं कहना चाहता हूँ कि सुशील कुमार जैन के नाम से ही मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। अब हुआ यूं कि उस समय नवभारत टाइम्स के एक एडिटर हुआ करते थे, खेलकूद के एडिटर जो होते थे ना, सुशील कुमार जैन थे। जी। तो वो बहुत मशहूर थे और मैं तो नया नवेला था, मुझे कोई जानता नहीं था। ये 1968 के आसपास की बात बता रहा हूँ। तब लोगों ने कहा कि भाई ये उनका नाम तो बहुत मशहूर है, आप तो नए हैं, अगर आपने कुछ गलतियां की तो उनका नाम खराब हो जाएगा, तो इससे बेहतर है कि आप अपना नाम सुशील कुमार जैन ना बोलो। मैंने सोचा कि चलो, फिर पिताजी से बातचीत की, उन्होंने कहा कि भाई दोषी अपना सरनेम है, तो दोषी अच्छा। सुशील दोषी बोल, सुनने में भी अच्छा लगता है, सरनेम भी अपना ये, तो सुशील दोषी के नाम से कमेंट्री करो तो वो ठीक रहेगा। तो मैं काफी समझता हूँ कि ये यूनिक। बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि इसमें एक कहते हैं ना, एक संगीत का आभास होता है। सुशील दोषी बोल रहा हूँ, जब वो बोलने में अच्छा लगता है। काफी यूनिकनेस दिखा रहा है ये। बिल्कुल। तो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो क्रिकेट का दीवाना रहा, जिसे हिंदी लिटरेचर से मोहब्बत रही, उसे माइक्रोफोन से कैसे प्यार हुआ? नहीं देखिए, मैं जैसे कई बच्चे बचपन से गाना गुनगुनाते हैं ना, बाथरूम सिंगर्स जिन्हें कहते हैं, तो हम्म। वो मुझे क्रिकेट से बहुत प्यार था और कमेंट्री से खास करके बहुत लगाव था। उस समय देखिए हिंदी में तो कमेंट्री होती नहीं थी जब मैं छोटा था। मैं बात कर रहा हूँ हम्म। जब मैं 13 साल का था, 1959-60 के आसपास की बात कर रहा हूँ। तो जी। तब अंग्रेजी में कमेंट्री आती थी और विदेशों से सुनते थे हम, कि जॉन अर्लट की कमेंट्री हम इंग्लैंड से सुनते थे, ऑस्ट्रेलिया से एलन मैगलबरी के कमेंट्री सुनते थे। तो इनके कमेंट्री का मैं बड़ा दीवाना था, तो इनके ही शब्दों में उनके जैसी ही कमेंट्री में निकालने की कोशिश करता था। जैसे बच्चे गाना गाते हैं ना बाथरूम में, ऐसे मैं हाँ। कमेंट्री गाता था, जिसको कहते हैं ना। तो वैसे के वैसे मॉड्यूलेशंस निकालने की कोशिश करता था। तो इस तरह बचपन से एक शौक, मुझे तो पता नहीं था कि मैं कभी कमेंटेटर बन पाऊंगा। देखिए हम्म। इतनी छोटी उम्र में कहाँ सोचा जाता था, और तब तो सोचा ही नहीं जाता था इस तरह से कि कोई करियर कमेंट्री में बन सकेगा। तो अब इस तरह से शुरुआत हुई और इसने मुझे बहुत ज्यादा कामयाबी दिलाई इस कला ने, क्योंकि मैं एक मॉड्यूलेशन की कला बचपन से मैं सीखने लगा, जो हम्म। बड़े बड़े कमेंटेटर्स करते थे विदेशी।
तो वैसे ही मॉड्यूलेशंस निकालने की कोशिश करता था, तो उस कला में मुझे महारत हासिल हो गया। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे बड़ा होता गया ना, ये कला को मैं सुधारता चला गया। वाह! एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि जॉन ऑर्लट और ये एलन मैगलबरी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग हुँ, क्या करते थे, बड़ा दिल से महसूस करके बोलते थे और इनके शब्दों की बड़ी कीमत थी। मतलब जिसको कहते हैं ना इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, कि कम शब्दों में ज़्यादा व्यक्त करने की कला, ये बहुत कम लोगों में होती है। लोग बहुत बोलते हैं, प्रभावित नहीं करते। कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इतने नपे-तुले शब्द होते हैं, सही शब्द सही जगह, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये हिंदी भाषा के लिए तो बहुत ही महत्व की बात है। तो मैंने हुँ, यही बात सीखी कि भई अपने जैसे विराट कोहली जब पिच पर जाते हैं ना, या फिर सुनील गावस्कर जब विकेट पर जाते थे, या फिर अब सौरभ गांगुली या फिर वीरेंद्र सहवाग जिनका आप नाम ले रही थी, ये जब जी, उनको अपने विकेट की कीमत मालूम थी कि कम कीमत में अपना विकेट गंवाना नहीं है, उसी तरह से मैं समझता था कि शब्दों की भी अपनी कीमत होती है, कि कम हुँ, शब्दों में अच्छा व्यक्त करो, मीठी भाषा में बोलो। देखिए माइक्रोफोन जो रहता है ना, ये हमला करने के लिए नहीं है, ये मीठा-मीठा बोलने के लिए। इस बड़ी खूबसूरत बात आपने बोली है और वाक़ई ये मिठास हमारे भी ज़हन में आ गई है। उस वक़्त धर्मयुग के नाम से एक मैगज़ीन संपादक थे डॉक्टर धर्मवीर भारती, क्योंकि आपने ये पुरानी बात जी। करी तो ये ज़िक्र मैं करना चाहूँगी। आपके लिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि क्रिकेट के बहाने हिंदी की बहुत बड़ी सेवा की है और जितने बड़े सेवक आप क्रिकेट के हैं, उससे बड़े सेवक हिंदी के हैं। तो ये सुनकर क्या एहसास हुआ मन में? नहीं, सचमुच आपने बिल्कुल मेरे दिल को छू लिया ये बात। उनकी भी याद आ गई, इतने बड़े व्यक्ति और इतने बड़े व्यक्तित्व। देखिए पहले लोग ऐसे होते थे कि वो व्यक्तिगत स्वार्थ देखते ही नहीं थे, वो देश का हित देखते थे, भाषा का हित देखते थे। हिंदी में हम काम कर रहे हैं, तो इसलिए हित हम लोगों को बहुत बढ़ावा देते थे और हम लोगों से उन्हें बहुत आशा थी। वो बार बार मुझे और जसदेव सिंह को ये कहा करते थे कि भाई हिंदी का नाम आप रोशन कीजिए, इसको गंभीरता से लीजिए और हिंदी की भाषा को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, क्योंकि आप ऐसी लोकप्रिय विधा में हैं, जो कि बच्चा-बच्चा आपकी कमेंट्री सुनता है। देश में हुँ, देखिए तब टेलीविज़न तो था नहीं। एक पान वाले की दुकान पे 5-500 लोग इकट्ठे हो जाते थे कमेंट्री सुनने के लिए। जी। ऐसी विधा में अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं, तो पूरा देश कान लगाकर सुन रहा है आपको, आपकी एक-एक बात को ग्रहण कर रहा है। तो आप हिंदी को वहाँ भी ले जा रहे हैं, जैसे दक्षिण में भी हिंदी जा रही है, जहाँ के हुँ, लोग हिंदी सीखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन क्रिकेट चूँकि पसंद करते थे और हिंदी कमेंट्री आ रही है, तो वो सुनने के कारण और फिर उनको लगा कि हिंदी की कमेंट्री बड़ी मीठी हो रही है, तो हुँ, फिर हिंदी भाषा का भी सम्मान बढ़ता है और क्रिकेट भी वहाँ पहुँचता है, जहाँ उसने पहुँचने की कल्पना नहीं की थी। अब देखिए बताता हूँ मैं जब ऑस्ट्रेलिया से कमेंट्री करके आया, तो जी। नेपियन सी रोड मुंबई में, जहाँ का बच्चा कभी भी कोई हिंदी का एक वाक्य बोलना पसंद नहीं करता है। मैं वहाँ ठहरा हुआ था नेपियन सी रोड पे अपने भाई के फ्लैट पे। जी। ऑस्ट्रेलिया से मैं आया था 1977-78 की बात है और वापस जब आया तो मुझे पता नहीं था कि मैं कमेंट्री अच्छी की है या खराब की है। लोग कह रहे थे कि अच्छी कमेंट्री की है, मेरे पिताजी भी चिट्ठी लिखते थे कि क कमेंट्री बहुत अच्छी हो रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन वो पिता का दिल था तो मैं जानता था पता नहीं सच्चाई क्या है। पिता तो कहेंगे ही कि बेटा अच्छा काम कर रहा है। तो मैं वापस जब आया तो एक दिन मैं नीचे जब उतरने लगा तो बच्चे चौगान में वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे और एक लड़का नकल करके कह रहा था कि मैं सुशील दोषी बोल रहा हूँ हिंदी में। मुझे लगा वाओ! देखिए हिंदी कहाँ कहाँ पहुँच गई। मुंबई के उस इलाके में पहुँच गई जहाँ का बच्चा कभी हिंदी का एक वाक्य बोलना या सुनना पसंद नहीं करता। वहाँ के बच्चे अगर आपकी कमेंट्री की नकल कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने जिस काम के लिए मुझे भेजा, वो जी, काम मैं पूरा कर रहा हूँ। बिल्कुल। और अब मैं आपको ले चलना चाहूँगी 1968 में, रणजी ट्रॉफी मैच, माइक के सामने आप। तो शेयर करिए कुछ एक्सपीरियंस उस वक़्त का। क्या बताऊँ मतलब देखिए मैं तो बड़ा संकोची लड़का था। नकल ज़रूर अच्छा। करता था कमेंटेटर्स की, लेकिन अगर पब्लिक में कोई मुझे बोलने को कहे, तो मेरी आँखों के आगे मैंने लिखना शुरू किया था 1966 के करीब में।
हम्म। जब मैं 17-18 साल का रहा हूँगा, तब मैंने लिखना शुरू किया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो हिंदी में मैं लिख रहा हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है। तो मैंने फिर तब आकाशवाणी में ये बात उठी कि भाई हिंदी में कमेंट्री शुरू होने वाली है पूरे देश में एक साथ, जी। और ये ज़रूरी है कि इस दिन कमेंट्री हो। अब वो मिस्टर नगरकर करके स्टेशन डायरेक्टर थे, शायद आपने नाम सुना होगा। स्टेशन डायरेक्टर थे ऑल इंडिया रेडियो इंदौर के। तो वो जी। बड़े कला के धनी थे। तो वो उन्होंने ढूँढ मचाई कि भाई हिंदी में कमेंट्री कौन कर सकता है? अब लोगों ने कहा कि मूर्खतापूर्ण सवाल है। एफपीएस सिस्टम का खेल, फुट पाउंड सेकंड से जो शुरू होता है एफपीएस सिस्टम, वो उस सिस्टम का खेल 22 यार्ड्स का खेल जिसको कहते हैं, हम्म। उस खेल को, और अंग्रेजों का खेल, उसमें हिंदी कमेंट्री है ना, मजाक कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता, कभी कोई तैयार ही नहीं हुआ। लेकिन मैं लड़का था, देखिए मध्यम वर्गीय परिवार से थे, तो पता नहीं था इज्जत क्या होती है, शोहरत क्या होती है। पढ़ाई कर रहे थे और निकर पहन के मैं तो चला गया ऑल इंडिया रेडियो पे। अच्छा। मैं कमेंट्री कर सकता हूँ सर, मुझे मौका दीजिए। मुझे याद है नगरकर साहब की मुस्कुराहट मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा, पहले तो कुछ मुस्कुराए, फिर उन्होंने कहा, बॉय पुट ऑन सम ग्रे हेयर्स एंड देन कम, यू नो, सिंपली गेट आउट, यू नो। तो अब बताता हूँ, वो ठीक कह रहे थे। देखिए उस समय जो कमेंटेटर्स होते थे, तलियार खां और विजय मर्चेंट और चक्रपाणी, और ये जो तमाम कमेंटेटर्स होते थे, इनके सबकी उम्र 55-60 ऐसी होती थी। कोई इतने 17-18 साल का कोई कमेंटेटर तो होता नहीं था। वो हम्म। ठीक ही कह रहे थे कि इतना इतना गंभीर काम, इतना जिम्मेदारी का काम, और पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का, जिसने कभी कोई बोलने का, जिसको कोई अनुभव नहीं, वो लड़का जी। कहाँ से कमेंट्री करेगा? तो उन्होंने भगा दिया और मैं वापस आ गया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। वापस आ गए। फिर उसके बाद शायद कोई ज्यादा लोग मिले नहीं उनको, हिंदी में तैयार ही नहीं हुए लोग, और वो दिन आ गया जिस दिन कमेंट्री करनी थी। तो अरे यार, एक पागल सा लड़का आया था, उसको ढूंढते हैं और उसको बुलाते हैं, शायद वो कुछ कर ले। देखते हैं, आया तो था, देखते हैं क्या पता कर भी ले। तो मुझे बुलाया गया और मैं गया। तो मुझसे कहा कि आप इमेजिनरी कमेंट्री करके बताइए, काल्पनिक कमेंट्री करके बताइए। तो मैंने कमेंट्री करके बताई, अंग्रेजी में करके बताई। मुझे तो पता नहीं था कि हिंदी में कमेंट्री करना। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें अंग्रेजी में नहीं करना है, अंग्रेजी में तो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन हिंदी में करना है। तो मैंने कहा सर, हिंदी में तो मैंने कभी सुनी नहीं कमेंट्री किसी की भी, और न ही मुझे मालूम है कि कैसे करनी चाहिए, शब्दावली मुझे पता नहीं कैसी होती है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने जोड़ तोड़ कर कुछ कमेंट्री की। जी। निश्चित रूप से अच्छी नहीं की होगी, लेकिन उनको पता नहीं क्यों उनको लगा कि काम चल जाएगा। तो उन्होंने कहा, देखो हम तुम्हें मौका दे देते हैं, लेकिन देखिए हमें नीचा मत दिखाना। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप मुझे मौका दीजिए। और मैं जब पहुंचा तो अंग्रेजी कमेंटेटर कमेंट्री की शुरुआत की, एक अंग्रेजी और एक हिंदी ऐसा रखा हुआ था। हम्म। अब मैं मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि जब मेरे हाथ में माइक्रोफोन आए, तब ऐसा नहीं हो कि कोई प्लेयर आउट हो जाए। ओके। 3 मिनट का समय, जब तक नया बैट्समैन आए तब तक मुझे 3 मिनट का समय जो मुझे गुजारना पड़े, तो मुझे पता नहीं क्या बोलना है। लेकिन कहते हैं ना कि आपका खौफ वो सही साबित हो जाता है कई दफे। जैसे ही उन्होंने हम्म। मुझे माइक्रोफोन दिया, वो आउट हो गया एक खिलाड़ी। अब मुझे, मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया, और मैं पता नहीं कैसे, क्या शब्द निकले, क्या बोला। बहुत अच्छा तो नहीं बोला हूँगा, लेकिन कुछ बोल गया मैं लगातार, हम्म। और वो समय निकल गया। तो वो पहला अनुभव था। लेकिन वाह। उस पहले अनुभव के बाद जो अखबारों ने लिखना शुरू किया, उन एक अखबार ने लिखा कि ये जिंदगी भर कमेंट्री सीखें तो कभी कमेंटेटर नहीं बन सकते। ओ किसी माय ने गॉड। कहा कि ये क्रिकेट की टांग तोड़ दी गई है, और किसी ने कहा कि ये जो क्रिकेट की आत्मा को चोट पहुंचाई गई है। ये ये कोई कमेंट्री होती है क्या? हिंदी में भी कोई कमेंट्री हो सकती है? तो हम्म। सोचिए, 17 साल का लड़का, 18 साल का लड़का, अभी इतनी इतनी आलोचनाओं का शिकार होना पड़े, तो आप सोच सकते हैं दिल कितना टूटा होगा। अब एग्जैक्टली। पिताजी ने कहा, देखो भाई, बड़ी आलोचना हो रही है, अपन लोग वैसे ही मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा पैसे के मामले में तो है नहीं,
थोड़ा बहुत नाम की उम्मीद तुमसे थी, वो भी तो इतनी है तो नाम ही खराब हो रहा है। तो या तो करो मत कमेंट्री, और करो जी। तो फिर ऐसी करके दिखाओ कि जो लोग कहें कि भाई ये कोई बात है, बाकी दूसरा कोई नहीं कर सकता। कुछ इस तरह से काम करके दिखाओ। तो मन में पता नहीं अंदर से एक आवाज उठी कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। हुँ, और उन्होंने एक बात कही जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलता। उन्होंने कहा कि दिल से महसूस करो, और ये अंग्रेजी में सोचना बंद करो। पहली बात कि जो अंग्रेजी कमेंटेटरों की तुम नकल करते हो, सोचना ही बंद करो कि वो क्या बोलते हैं ऐसे समय। हिंदी में देखो कि कर क्या रहा है, बैट्समैन कर क्या रहा है, उसके हुँ, हाव भाव क्रियाकलाप क्या है, वो देखो। और तुम्हें सत्य सत्य तो बोलना है, सच बोलने की आदत तो तुम्हें है। सच बोलना है, जो दिख रहा है वो बोलना है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो बोले तुम सच बोलने की कोशिश करो और दिल से महसूस करो। दिल से महसूस करोगे तो लोगों के दिलों को छूने में सफल होगे। उनका ये मंत्र जो था ना, ये मूल मंत्र की तरह अपने जीवन में मैंने भर लिया। तो बहुत वैसे ही खूब। किया। अब आपको बताता हूँ, जैसे स्क्वायर कट करते हैं, हुँ, तो मैंने उसके लिए शब्दावली, आपको मालूम होगा कि सारी क्रिकेट की अधिकांश शब्दावली मैंने ही बनाई हुई है। कि जी, जैसे स्क्वायर कट कर, जैसे स्क्वायर कट के लिए मैंने सोचा क्या करता है, तो मैंने देखा कि जो बल्लेबाज होता है वो अपने आप को, शॉर्ट पिच गेंद आती है, वो अपने हुँ, आप को गेंद की लाइन से अलग करता है, स्ट्रोक के जी, लिए जगह बनाता है, और जी, स्क्वायर कट कर देता है 4 रन के लिए। तो ये हुँ, जो है ना, एक भाषा भी बन गई, शैली भी हुँ, बन गई, जो कि न तो अंग्रेजी में थी इस तरह बोलने की शैली, ना हिंदी में थी। हिंदी में तो सवाल ही नहीं, जब कमेंट्री किसी की नहीं सुनी थी। अच्छा हुँ, हुआ नहीं सुनी थी, क्योंकि इतने बुद्धिमान तो थे नहीं, किसी की सुनते तो शायद उनकी नकल करते। नकल करने को एग्ज़ैक्टली। नहीं मिली तो अक्ल लगानी पड़ी, और हुँ, अक्ल लगाई तो मौलिक काम हो गया। और मौलिकता की हमेशा कीमत रहती है। मैं हमेशा बिल्कुल। नए कमेंटेटर्स को भी कहता हूँ कि भाई मौलिकता बरतो, किसी की नकल हुँ, करने की कोशिश मत करो। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत बातें आपने शेयर की हैं। अच्छा, ADNE यानी एक्यूरेसी, डिस्क्रिप्शन एंड एंटरटेनमेंट। किसी भी इवेंट में जान डालने के लिए ये ज़रूरी बेसिक्स होते हैं एक कमेंटेटर के लिए, और आपके शब्द करोड़ों लोगों के लिए एक चित्र रचते हैं, एक सच्चाई वाला चित्र, जो आपने सच्चाई की बात की। और उस वक़्त आपने बताया ही है कि आपके सामने तो कोई रोल मॉडल भी नहीं था, हिंदी कमेंटेटर के रूप में कोई था ही जी। नहीं। तो कैसे अपने अंदाज़, अल्फ़ाज़ और अन्य तकनीक पर आपने काम किया? क्योंकि आपने कहा ना कि पापा की बात सुनी और मेरा दिल यही चाहा उसके बाद कि मैं अपना नाम रोशन करके दिखाऊँ उनका। जी, बिल्कुल। एक तो ये बात थी, दूसरा हिंदी में मुझे बहुत, हालाँकि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, मैंने हिंदी कोई अलग से शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन हुँ, मुझे खुशी है कि मुझे हिंदी के लिए जाना जाता है। तो जी। अपने व्यक्तिगत इच्छा से और व्यक्तिगत, जिसको कहते हैं ना, शौक से, मैंने हिंदी के तमाम उपन्यास, सुमित्रा नंदन पंत की तमाम छायावाद, और महादेवी वर्मा के कहा कितना पूरा साहित्य, सुमित्रा नंदन पंत का छायावाद, और तमाम चीजें मैंने पढ़नी शुरू की। और हुँ, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के तमाम उपन्यास और सब चीजें खूब पढ़ा मैंने साहित्य उन दिनों। और उससे क्या होता है, साहित्य पढ़ने से देखिए लोगों को समझ में नहीं आता। साहित्य पढ़ने सबसे बड़ी बात होती है, मन में संवेदनाएं जागृत होती हैं। जी। किसी चीज के प्रति सुख दुख की अनुभूति का बड़ा तीव्र एहसास होता है। और जब ऐसा होने लगता है ना, तो बोल फिर अपने आप फूटने लगते हैं। तो ये इसको कहते हैं कि आपने दिल से ग्रहण किया, इसलिए आपके दिल से शब्द फूट रहे हैं। तो ये हुँ, मैंने कोशिश की, और काफी हिंदी का मैंने अध्ययन किया है। दूसरी जी। बात ये कि नगरकर साहब जिनका मैं ज़िक्र कर रहा था ना, जब पहली कमेंट्री मैंने खराब की ना, मतलब इतनी अच्छी नहीं की, मुझे हुँ, खुद पता है। तो उस समय जब इतनी आलोचनाएँ हुई, तो लोगों ने बड़ा कहा कि इनको निकाल बाहर करिए। जी। और लोगों को उनको उनके ऊपर बहुत दबाव डाला था कि हम कुछ पत्रकारों के लिए लोग कह रहे थे कि इनको रखो और उनको रखो, और ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन हुँ, नगरकर साहब चूंकि कलाकार थे, तो उन्होंने एक बात कही जो आज तक मेरे रोंगटे खड़े कर देती, जो उन्होंने कहा था। बोले, ये मानता हूं कि इसने बहुत अच्छी कमेंट्री नहीं की, लेकिन इसमें कोई बात है कि इसकी आवाज में एक ईमानदार आवाज है। इसकी बात वाह! इसकी बात जो आवाज है वो एक ईमानदार आवाज है। मतलब ये हुँ, ऐसा मैंने दुनिया में कभी कोई वाक्य अपने लिए इससे बेहतर वाक्य सुना नहीं। कि बिल्कुल। देखिए,
आप बच्चन बारिटोन, मोटी आवाज, पतली आवाज, कर्कश आवाज, मीठी आवाज, सब तरह की हम्म। आवाजें आप सुनते हैं, लेकिन ईमानदार आवाज आज भी जब सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे बड़ा बिल्कुल। कमेंट मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिला। तो मैं हम्म। उनका, हालांकि वो आज है नहीं, लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक लड़के का जीवन एक वाक्य से अगर कोई बना सकता है, उस वाक्य ने मुझे इतनी प्रेरणा दी कि हम्म। उसके बाद फिर मेरी आवाज में निखार आता गया, मॉड्यूलेशंस की कला को मैंने और निखारा। क्या बात है, सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। अच्छा, ह्यूमन साइकोलॉजी का भी काफी यूज होता है आंखों देखा हाल जब हम सुना रहे हैं, तो कैसे यूज हो पाता है इस ह्यूमन साइकोलॉजी का जो इफेक्टिव होता है जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए? देखिए, वैसे में देखा जाए तो महाभारत के जो संजय थे ना, हम्म। मैं उनको वास्तव में सबसे बड़ा कमेंटेटर दुनिया का मानता हूँ। क्योंकि पहला पूरे कमेंटेटर। क्योंकि अगर जी। आप एक अंधे आदमी को आप युद्ध का चित्र बिल्कुल सजीव ढंग से हम्म। कि शब्दों के जरिए चित्र खींच सकें, कि वो अंधे महाराज पूरा चित्र देख सकते थे कि किस तरह से ये युद्ध हो रहा है, ये हम्म। अगर दिखा सके तो उससे बड़ा कमेंटेटर तो कोई हो नहीं सकता। तो मेरी कोशिश हमेशा संजय की तरह ही रही कि हम्म। आप कोशिश ये करो कि कोई बंद आंख करके भी देख बस सुन रहा है आपको, तो उसको लगे कि वो स्टेडियम में बैठा है और उसको चित्र की तरह दिख रहा है कि मैच कैसा हो रहा है। आज भी लोग बिल्कुल। कहते हैं ना कि आप जब बोलते थे जैसा लगता है जैसे स्टेडियम में बैठे हैं और चित्र खींच रहा है, तो मेरे दिल को हम्म। बड़ा सुकून मिलता है। देखिए, मुझे हम्म। अभिमान कभी भी नहीं हुआ, आज भी नहीं, आज भी मैं सीखता ही हूँ लोगों से। अभिमान बिल्कुल। कभी भी नहीं रहा, लेकिन सुकून जरूर एक मिलता है जब लोग कहते हैं ना कि जी। शांति मिलती है, सुकून मिलता है, लगता है कि भाई जिस काम के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है। हम्म। देखिए, लोग सनातन की बात कर, सनातन है क्या? सनातन ये कि आपका जो स्वरूप है, आप आपको ईश्वर ने बनाया, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति आप ही हैं। उस सर्वश्रेष्ठ कृति का क्या कर्तव्य है कि ईश्वर ने जिस कृति को बनाया उसका कर्तव्य ये है कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करे। अगर वो ऐसा हम्म। नहीं कर सकता है तो ईश्वर की कृति के साथ अन्याय कर रहा है और ईश्वर के साथ भी गुनाह कर रहा है, जिसने आप जैसा मनुष्य पैदा किया। तो मेरा जी। एक सोचना ही था कि सबसे बढ़िया से बढ़िया काम जो कर सकते हैं, पूरी एकाग्रता बरतो। एकाग्रता एक बहुत बड़ी बात है कि आपके जीवन में जब भटकाव नहीं है, आपके जीवन में केवल ये है कि आप बड़े कमेंटेटर बनना चाहते हैं, हम्म। आपका सोच एक तरफ है, आप एकाग्रता बरत रहे हैं 5-6 घंटे जब आप कमेंट्री कर रहे हैं और हम्म। लगातार एकाग्रता बरत रहे हैं। और दूसरी बात ये कि सत्य बोलो, सच बोलने की कला। क्योंकि आपको सच बोलने में क्या होता है, आपको स्वाभाविक रहना पड़ता है, क्योंकि आप जो दिख रहा है वही तो बोलना है, आपको कुछ लिखा पढ़ा बोलना नहीं है। और सबसे आसान काम तो यही है ना कि जो दिख रहा है उसको बोलना है आपको, आप विनती क्यों जी। करते हो, बस बोलो। हम्म। तो ये एक इस बात ने भी मुझे बहुत मजबूती दी और मैं ये करता रहा। एक बिल्कुल, एक छोटी सी कमेंट। कहानी अगर मैं नहीं कहूँ तो ये बात अधूरी रह जाएगी, जी। कि जब 1959-60 का की बात मैं कर रहा था, जब मैं फोटोग्राफ्स इकट्ठे करता था बड़े बड़े क्रिकेटर्स के, अच्छा। और उस समय बचपन में, और अब यहाँ तक कि लाइब्रेरी में जाके चोरी करके ब्लेड से टिकटें वो फोटोग्राफ काट काट के अपनी एल्बम में लगा लेता था। अच्छा। ये भी होता था, तो ये तमाम हम्म। चीजें। लेकिन मेरे पैशन। को शौक इतना था कि टेस्ट मैच मुझे देखना ही है। फिर आपको हम्म। पता है, मध्यम वर्गीय परिवार से थे और 15 रुपए महीने के मकान में रहते थे। एक अच्छा। दिन मैंने पिताजी से जिद पकड़ी कि रिची बेनो की टीम भारत आई है, विश्व विजेयी टीम है ऑस्ट्रेलिया की, और मुझे मैच देखना है, बम्बई के ब्रेबोन हम्म। स्टेडियम में मैच है, बम्बई में अपने रिश्तेदार भी है, रहने का खर्च भी नहीं लगेगा, आप तो हम्म। मुझे ले चलो। अब पिताजी को देखिए, क्रिकेट में तो कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, हम्म। लेकिन बेटे में दिलचस्पी थी। वो मुझसे, पता नहीं कि हम 4 भाई हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। तो उन्होंने कहा मैं इसकी जिद पूरी करता हूँ, चलो ले जाता हूँ। तो वो मुझे बम्बई ले गए। अब हम्म। पता नहीं था कि 50,000 लोग अगर स्टेडियम के अंदर बैठे हैं तो 50,000 लोग बाहर खड़े रहते हैं, टिकट तो मिलता नहीं है। बिल्कुल। तो 4 दिन तक हम पिता पुत्र स्टेडियम के बाहर चक्कर काटते रहे, और टिकट मिला नहीं, और मिल रहे थे तो ब्लैक में मिल रहे थे, उतना पैसा तो था नहीं हमारे पास।
हम्म। तो फिर आखिरकार चौथे दिन एक चाय पान के समय एक पुलिस वाले को हम पर दया आ गई। उसने कहा कि अरे आपको हम 4 दिन से भटकते हुए देख रहे हैं, आपको क्या टिकट का जुगाड़ नहीं हुआ? पिताजी ने कहा देखिए मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है, बच्चे का दिल टूट जाएगा, हम लोग इंदौर से आए हैं और ये मैच देख लेता तो अच्छा रहता है, लेकिन अब तो लगता नहीं कि मैच देख पाएगा। तो पुलिस वाले ने कहा देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बच्चे को अंदर कर देता हूँ बिना टिकट के अंदर कर देता हूँ मैं, और आपको लेकिन बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। अच्छा। अब देखिए मुझे तो समझ में नहीं आता पिता नाम की वस्तु भगवान ने कैसे बनाई है। वो बाहर खड़े खुश हो गए, मुझसे ज्यादा खुश हो कि चलो मैंने तो छोटा बच्चा था 13 साल का, तो मुझे संवेदना भी नहीं थी कि आदरणीय पिताजी 90 मिनट तक बाहर खड़े रहेंगे भीड़ भड़के में, और मैं मजे में अंदर फुदकता हुआ चला गया बिना इस बात की परवाह किए। और अंदर मैंने देखा जिन खिलाड़ियों के फोटो में एल्बम में इकट्ठा किया करता था, वो वहां खेल रहे थे, तो तबीयत खुश हो गई। वातावरण देखा, कोई ढोल मजीरे बजा रहा है, कोई भारत माता की जय कह रहा है, कोई भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहा है, लोग आवाजें लगा रहे हैं, नारे लगा हम्म। रहे हैं। और रिची बेनॉक को देखा मैंने, नील हार्वे को देखा, नॉर्मन ओनील को देखा, रे लिंडवॉल को देखा, बापू नाडकर्णी को देखा, बड़े बड़े क्रिकेटर्स को देखा। तबीयत खुश जी। हो गई। तब मेरी नजर कमेंट्री बॉक्स पर पड़ी। अच्छा। किसी से पूछा कमेंट्री कौन कर रहे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ऋषि यहाँ पे कमेंट्री कर रहे हैं विजय मर्चेंट और बॉबी तलियार खां। वाह। और मैंने देखा क्या बढ़िया जगह है, बिल्कुल पिच की लाइन में है, गेंद का स्विंग और कट यहाँ से सब दिख रहा होगा, बर्ड्स आई व्यू जिसको कहते हैं वहां से दिख रहा होगा। क्या कभी यहाँ बैठने का मौका मिलेगा? फिर अपनी इस पागल जैसी बातों पर खुद ही हंसी भी आ गई, क्योंकि 13 साल का लड़का था। लेकिन देखिए जंगली सपने भी कभी कैसे सच होते हैं कि सब 1972-73 में जब टॉनी लुइस की टीम, इंग्लैंड की टीम यहाँ आई भारत में, तो हम्म। अपनी जिंदगी का पहला टेस्ट मैच मैंने उसी ब्रेबोर्न स्टेडियम से और उसी कमेंट्री बॉक्स से मैंने किया। वाह, ड्रीम कम ट्रू। इट्स लाइक जैसे ब्रेबोर्न स्टेडियम से चल के ब्रेबोर्न स्टेडियम से वापस आ गए, दैट्स वहीं से अमेजिंग। सपना देखा था, वहीं से इसीलिए मैं कहता हूँ कि सपने जब भी देखो तो हम्म। खुली आंखों से देखो। जैसे हमारे कलाम साहब ने भी तो ये कहा, कलाम साहब ने कही कि थी जी। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि ये इसका एक हम्म। उदाहरण है कि मेरे हम्म। जैसा मामूली लड़का जो कि टाटपट्टी वाले स्कूल में पढ़ा, रोज मास्टरों के हम्म। डंडे खाता था, मुर्गा हम्म। बनता था रोज, तो ऐसा लड़का अगर सिर्फ इसके कारण कि मैं लगातार उसी की तरफ ध्यान दे रहा था, एकाग्रता बरत रहा था, अगर मेरे जैसा लड़का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कमेंटेटर बन सकता है, पद्मश्री की उपाधि प्राप्त कर सकता है, तो आप लोग जो सुन रहे हैं ना, आप लोग तो बहुत मुझसे बेहतर हो, आप अच्छे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण किए हुए हो, तो आप तो आगे बढ़ ही सकते हो, इसमें कोई हम्म। संदेह नहीं है। बिल्कुल। और आपने तो कितनी खूबसूरती से बताया कि कमेंटेटर किस तरह अपनी आइडेंटिटी बना सकता है, चाहे उसके सामने कोई रोल मॉडल ना भी रहा हो। वॉइस, पिच, टोन, स्टाइल एंड स्टोरी टेलिंग का अंदाज या खेल की नॉलेज, मतलब बहुत सी खास बातें। लेकिन दीवाना आपको वही बनाता है जो दिल से बोलता है, सच्चाई बोलता है। क्या कमेंटेटर के रूप में आपने तो लाखों दिलों में अपनी जगह बनाई है, लेकिन आपके दिल में किसकी जगह है जो कमेंटेटर आपको बहुत लुभाता था? नहीं, देखिए जो अच्छे कमेंटेटर थे मुझे जॉन ऑर्लॉट बहुत अच्छे लगते थे। उसका कारण हम्म। ये था कि एक तो इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स जैसा मैंने कहा, हालांकि उनका जी। क्रिकेट का क्या ज्ञान उतना नहीं था, लेकिन जो हम्म। शब्द कहते थे ना, जहां लोग 15 शब्द बोलते थे वो 2-3 शब्दों में वही बात कह देते थे। तो अच्छा। एक मेरी कमेंट्री की भी आपने देखा होगा, अगर सुना हो हम्म। तो कमेंट्री की विशेषता है कि सही शब्द सही जगह रहते हैं। उससे क्या होता है, उसका असर अच्छा रहता है और दिल दिल पे उतरता है। क्योंकि सही शब्द जब हम्म। सही जगह नहीं होते ना, उसके इर्द गिर्द के शब्द जब आप बोलने लगते हैं तो उसका जी। प्रभाव वैसा पड़ता नहीं है। तो ये आपकी हम्म। जिम्मेदारी भी है कि आप, और सही शब्द कब निकलते हैं, जब आप एकाग्रता से उससे रम कर जब बोलते हैं ना, तो फिर सही शब्द निकलना शुरू होते हैं, दिल से निकलते हैं, अंदर से निकलते महसूस करके निकलते हैं, बिल्कुल। सुशील सर, डीआरएस से पहले और या फिर बात करें तो आज की जो अन्य उपयोगी तकनीक से पहले काफी चीजें पकड़ में नहीं आ पाती होंगी। इवन अंपायर से भी चूक होती होगी। तो मेरे दिल में एक सवाल आ रहा था कि ऐसा भी होता होगा कि क्रिकेट की अच्छी जानकारी रखने वाले कमेंटेटर्स जो कि होते हैं, जो बहुत बारीकी से गेम को देख रहे होते हैं क्योंकि उनको बोलना है, उनकी नजर में कभी कुछ ऐसा आ जाए कि कुछ गलत हुआ है या नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ और वैसा नहीं हुआ, तो
क्या उनके मुँह से निकलता था कमेंट्री के वक़्त ये सब चीज़ या इस तरह का कोई एक्सपीरियंस, कोई वाकया? नहीं, बहुत सारे होते हैं। देखिए, कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन राज सिंह डूंगरपुर का मैं कभी नहीं भूलता। मतलब अच्छा। मेरे लिए तो बड़े मैं उनको आदर्श पुरुष मानता हूँ और उन्होंने मेरे करियर में मुझे मदद भी बहुत की है, क्योंकि सबको कहते थे कि इंदौर में एक लड़का है, हिंदी भी अच्छी हुँ, बोलता है, क्रिकेट भी अच्छा जानता है, उसको लीजिए। वो सब जगह कहते थे। वो क्रिकेट अच्छा। कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी थे और मुझे बहुत चाहते थे। और चाहते थे मतलब मेरी कोई रिश्तेदारी तो थी नहीं। उनको केवल ये लगता था कि ये लड़का हिंदी में अच्छी बातें करता है और क्रिकेट भी जानता है, तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो वो सबको कहते, तो एक बार हमारे कमेंट्री बॉक्स में किसी से कुछ गलती हो गई। आप जो कह रही है ना, वही बात मैं कह रहा हूँ कि हुँ, प्रणव रॉय खेल रहे थे, ओपनिंग बैट्समैन भारत के, और वो बोल्ड आउट हो गए। तो वो गेंद थी जो लेग मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ कट होकर गई। अच्छा। कमेंटेटर ने किसी ने कह दिया था कि वो बैट और पैड के बीच में से निकली, ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की तरफ आई और बैट और पैड के बीच में से निकलकर बोल्ड हो गए। तो राज सिंह डूंगरपुर ने कहा, नहीं, मेरे ख्याल से वो मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ गई और वो अंदर खेल गए, बैट हुँ, अंदर हुँ। रह गया और गेंद को बीट हो गया और उनका ऑफ स्टंप उड़ गया। तो हाँ, फिर भी एक काम करते हैं, हम सबको लेके वो प्रणव राय के पास ही गए लंच के समय और अच्छा। उससे ही पूछ लिया उन्होंने हमारे सामने ही। तो उसने कहा कि नहीं, हाँ, वो आउट स्विंगर थी और मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ आई थी। तब उन्होंने हुँ, कहा कि अब हमको माफी मांगनी चाहिए। आप नहीं मांगते हो, भले ही आपने गलती की हो, लेकिन मैं कहता हूँ एज ए कमेंट्री टीम में से मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ कि भाई हमारी कमेंट्री टीम से ये गलती हो गई। अब बताइए, जी। उन्होंने ये नहीं कहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कमेंटेटर्स की तरफ से एक क्षमा मांगी। तो कहते हैं ना, उससे आदमी का कद छोटा नहीं होता है। आज हम ये हुँ, कहानी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे मन में उनके प्रति आज भी इज्जत है। तो जी। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि श्रोता हमारे भगवान हैं। वही, उनके कारण ही हम हैं। वो हमें सुन रहे हैं, इसलिए हम कमेंटेटर हैं। उनके प्रति हमेशा न्याय करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम रेडियो पर मान लो कमेंट्री कर रहे हैं तो वो उन्होंने कहाँ देखा, हम तो धारा प्रवाह कुछ भी बोल दें। ऐसा कभी भी नहीं सोच ऐसा जो सोचता है वो अच्छा कमेंटेटर कभी है भी नहीं और कभी बन भी हुँ। नहीं सकता। तो ये अच्छा, ध्यान। सुशील सर, आपको लिखने का अनुभव पहले रहा और उसके बाद आपने बोलना शुरू किया, तो लेकिन आपने बखूबी अपनी लेखनी से, अपनी पुस्तकों के ज़रिए बहुत से अनुभवों को सभी से शेयर किया है। यानी खेल इतिहास के जो इम्पोर्टेंट पल या इंस्टेंसेस दर्ज किए गए हैं आपके द्वारा, वो आने वाली जनरेशन के लिए ख़ास तौर पर बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत मायने रखते हैं। चाहे वो हम इस पुस्तक की बात कर लें, आँखों देखा हाल है, क्रिकेट का महाभारत है, आर्ट एंड साइंस ऑफ क्रिकेट कमेंट्री या कप्तानों का बचपन, बहुत सारी हैं। तो ये जो बोलने के साथ-साथ लिखने का अनुभव था, ये शेयर करने का था, वो कैसा रहा? नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्या होता है जब आप लिखते रहते हैं ना, तो इससे 2, एक तो आप हम देखिए, हम तो अभी तो ईश्वर की बड़ी कृपा है और हमारे पास होंडा के 4 शोरूम्स इंदौर में चलते हैं, प स्कूटर्स वगैरह के, और टोयोटा कार की एजेंसी मिली है अभी, तो टोयोटा कार की एजेंसी भी शुरू कर दी है हमने। तो अभी अच्छा। तो करीब 100 डेढ़ 100 आदमी हमारे यहाँ भी काम करते हैं। हाँ, हुँ, इतना फ़र्क पड़ गया है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अंग्रेज़ी में ही बातें होती हैं सारी। अंग्रेजी में ही बिज़नेस होता है, मतलब सारा व्यवहार, पत्रोच्चार वगैरह सब होता है, पत्राचार वगैरह सब अंग्रेजी में ही होता है। तो हिंदी के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए लेखन और पढ़ाना, और खुद पढ़ना, खुद साहित्य को निरंतर पढ़ते रहना, अच्छे साहित्य की तलाश में रहना और फिर लिखना। देखिए, आज भी मैं लिखता रहता हूँ, दैनिक भास्कर में हर 15 दिन में एक कॉलम आता है। धर्मयुग हुँ, में तो आप खुद ही कह रही हैं, मैंने बहुत लेख लिखे हैं। धर्मवीर भारती जी मुझे बहुत चाहते थे। इंग्लैंड से जब कमेंट्री करके आया तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया, मैं आज तक नहीं भूलता। वो हमेशा कहते थे कि तुमने हिंदी को आज वहाँ पहुँचा दी, जैसा आपने शुरू में कहा, जहाँ जी। हिंदी ने पहुँचने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो हुँ, वो मुझे बहुत चाहते थे। तो ऐसे बड़े-बड़े लोगों का आशीर्वाद भी मिलता रहा। तो ये हुँ। कोशिश बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात जो आपने शुरू में भी कही कि देखिए, क्रिकेट वक़्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, क्रिकेट तरह-तरह से बदल रहा है। पहले देखिए, रेड बॉल्स क्रिकेट होता था, 5 दिन का हुँ, टेस्ट मैच होता था, सफ़ेद में खेला जाता था। अब रात हुँ। में क्रिकेट खेला जा रहा है।
रेड बॉल की जगह सफेद बॉल हो गए, रंगीन कपड़े, फ्लड लाइट्स हो गए। पहले सी के नायडू साहब कहते थे कि गो आउट इन द सन एंड प्ले, मेहनत करो और और अच्छा खेलो। अब तो क्या कहेंगे, गो आउट इन द मून एंड प्ले, क्या कहने वाले हैं। फर्क पड़ गया है क्रिकेट का। तो इसके लिए मैं किसी कहानी आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए मैंने फिर तब भी करता था कमेंट्री जब 5 दिन का टेस्ट मैच होता था। फिर वनडे क्रिकेट आया तब भी मैंने कमेंट्री की। राइट। T20 क्रिकेट आया तब भी मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। आज भी मैं हम्म। 60 से 70 दिन की कमेंट्री करता हूँ एक साल में। अभी भी अच्छा। मैं कायम हूँ, अभी भी कमेंट्री करता हूँ मैं। और नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कमेंट्री दूरदर्शन पे करता हूँ, डीडी हम्म। पे करता हूँ, कुछ चैनल्स के लिए भी करता हूँ। तो लगातार कमेंट्री अभी भी जारी है। तो एक दैट्स बार इसका वंडरफुल। उदाहरण मुझे किससे शिक्षा मिली मालूम है? एक बार मेरा बेटा काफी सफल है बिजनेस में। तो एक बार मैंने उससे कहा था कि हाउ कैन आई हेल्प यू इन योर बिजनेस? हम्म। तो ही सेड बाय नॉट कमिंग हियर, यू नो। अच्छा। तो मैं समझ गया कि उनका अर्थ ये है कि चूंकि आपका सोच पुराना है, इसलिए हम्म। आप अब इस बिजनेस के काबिल नहीं हो। तो वो बड़ा मार्के की बात कह रहा था कि क्यों जब आप बिजनेस में बैठते हैं ना, उसमें रिश्तेदारी नहीं होती है। उसमें होती है कि आपकी काबिलियत और आप जिस जगह पर हैं, क्या आप काम के काबिल हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण होता है। तो ये वो उसने बिल्कुल ठीक कहा था। तो मेरी ये बात समझ में आ गई कि अगर मुझे बिजनेस में कायम रहना है, तो मुझे बिल्कुल आज के हिसाब से चलना पड़ेगा। और जी। कमेंट्री में भी मैंने यही किया। ये जो बात है ना, मैंने बिल्कुल मन में पकड़ ली। और कमेंट्री में भी ये करता हूँ कि जैसे 5 दिन का टेस्ट मैच है तो ज्यादा गहराई से कमेंट्री करो, अच्छी भाषा, लंबे लंबे वाक्य और काफी हम्म। साहित्यिक बातें, ये तमाम, क्योंकि वक्त इतना रहता है। वनडे हम्म। क्रिकेट तो T20 क्रिकेट हो तो रोमांच ज्यादा भरो, उसमें ज्यादा साहित्यिक बातें मत करो, लेकिन जी। रोमांच भरो। लेकिन छोटे छोटे वाक्य बोलो। टेस्ट मैचों में बड़े बड़े वाक्य भी बोल सकते हैं, लेकिन जी। जब ये छोटे क्रिकेट होता है सीमित ओवर्स का, तो फिर हम लोग छोटे छोटे वाक्यों में बात करता हूँ। तो ये तमाम हम्म। चीजें सीखने को मिल, जिंदगी हमेशा सीखने का नाम है। और कभी बिल्कुल। भी कोई भी व्यक्ति देखे आपको गलत नहीं कहता, आपकी उससे क्या दुश्मनी है। मैं मुझे तो ऐसे लोग भी मेरे घर पर आकर के अभी तक कहते रहे हैं कि आपको कमेंट्री करनी नहीं आती है। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप बताइए कैसे करनी चाहिए। मुझे कोई और मेरे पिताजी एक बात कहते थे कि हमेशा ध्यान रखो कि एक व्यक्ति अगर तुम्हारे लिए कोई बात कह रहा है या तुम्हारी जी। को आलोचना कर रहा है, तो हम्म। वैसे कम से कम 2 4 5 लाख व्यक्ति इस देश में जरूर होंगे जो उसी तरह से सोच रहे हैं। इसलिए कि हम्म। हर एक की बात को गंभीरता से लो। और बिल्कुल। हो सकता है कोई ऐसी बात बताए जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे। तो ये बात बिल्कुल। और भी नहीं हुआ। बदला है बहुत ज्यादा, क्योंकि पद्मश्री लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, या फिर बात करें आपके नाम के कमेंट्री बॉक्स के बारे में जो इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद आपको डेडिकेट किया गया, दैट्स आई थिंक द फर्स्ट वन ऑफ इट्स काइंड डेडिकेशन। तो क्या अनुभूति दे जाते हैं ये पल, ये सम्मान? नहीं, मुझे तो दो बातें लगती है। एक तो ये कि शायद मैं इस काबिल नहीं था जितना मुझे सम्मान मिला। ये मेरी प्रतिभा से कहीं ज्यादा सम्मान मुझे मिल गया, और इसीलिए मैं हिंदी का भी ऋणी हूँ, हिंदी कमेंट्री का भी ऋणी हूँ। और उन तमाम श्रोताओं का ऋणी हूँ। देखिए लोग कहते हैं ना, भारत के लोग इतने, उस समय की बात बता रहा हूँ, 1966 1968, लोग कहते जी। थे कि भारत के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, नई चीज को तो ग्रहण करने को ही तैयार नहीं होते हैं। लेकिन मैं उन तमाम श्रोताओं का आभारी हूँ जिन्होंने एक बिल्कुल नई विधा, हिंदी में कमेंट्री पहली बार शुरू हुई, उस विधा को हाथों हाथ लिया और उस विधा को अपना आशीर्वाद भी दिया, प्यार भी दिया, उसकी आलोचना भी की। तो आगे बढ़ाने के लिए आलोचना की। और आज ये हालत है कि हिंदी कमेंट्री का जो टीआरपी होता है वो अंग्रेजी से कहीं ज्यादा होता है, और हिंदी कमेंट्री में ज्यादा, गावस्कर साहब कह रहे थे कि हिंदी कमेंट्री से ज्यादा लोकप्रियता मिलती है बजाय अंग्रेजी कमेंट्री के मुकाबले। तो ये जो बातें हैं ना, ये सबको मालूम है अब कि हिंदी का महत्व क्या है। क्योंकि देखिए हिंदी के अलावा देश की भाषा में जब देश के लोगों से आप संवाद करते हो ना, तो बात ही बदल जाती है, संगत ही अलग हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा सुशील जी, 18 साल के युवा कमेंटेटर से आज तक की सफल यात्रा आपके जीवन की क्या एक अच्छा सबक, एक सीख आपको दे गई जो आज भी आपके साथ है और आप बांटना चाहेंगे सभी के साथ? नहीं, सबसे बड़ी बात कि हमेशा विनम्र रहिए। आजकल हमने देखा है कि जरा सी सफलता में लोगों के कॉलर ऊंचे हो जाते हैं।
और लोग बात करने का रंग बदल जाता है, उनका ढंग बदल जाता है, उनके तौर तरीके बदल जाते हैं। तो व्यक्ति, देखिए जब कलाकार बड़ा होता है ना तो उसमें विनम्रता बढ़ते जाना चाहिए। हम्म। उल्टा, लेकिन उल्टा हो रहा है कई जगह, कुछ लोग बहुत विनम्र भी रहते हैं। तो ये एक हमेशा ध्यान रखिए। और दूसरी बात ये कि उन लोगों को कभी कभी मत भूलिए जिनके कारण आप पहुंचे हैं वहां पर जहां आप दिखाई दे रहे हैं। यानी आपके माता पिता जो आपको हाथ पकड़ पकड़ के, अब मैं भूल सकता हूँ क्या ब्रिबोन स्टेडियम पे कौन पिता ले जाएगा अपने बच्चे को जबकि पैसों की भी कमी हो। तो ये जो जी। है ना, आज पद्मश्री मिला तो हम सोचते हैं कि हमारे कारण मिला, तो ये हमारा सोच गलत है। ये उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहता है जिन जिन लोगों ने आपको मदद की शुरुआत में, और खास करके आपको आगे बढ़ाया। और अपनी परवाह नहीं की। मैंने अपने माता पिता को कभी सिनेमा जाते नहीं देखा, वो बस बच्चों की खातिर ही अपना जीवन व्यतीत कर देते। तो बहुत सारे लोग होते हैं, ये विराट कोहली से भी पूछिए, वो भी ये कहेंगे कि उनके माता पिता ने उनके लिए क्या किया। तो उनकी कहानी हम सब जानते हैं। तो ये हमेशा जी। ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि लक्ष्य हमेशा बड़ा रखिए। आप कभी मन में मत बन रखिए कि आपसे लोग ज्यादा जानते हैं। जब आप कह रहे हैं तो समझिए कि आप ही सब सर्वगुण संपन्न हैं और आप अच्छा ही करने वाले हैं, क्योंकि आप दिल से बात कर रहे हैं, पावन मन से बात कर रहे हैं, पवित्रता से बात कर रहे हैं और सच्चाई से बात कर रहे हैं। जी। कमेंट्री एज अ करियर जो भी चाह रहे हैं इसे चुनना, उन यंगस्टर्स के लिए सम गोल्डन रूल्स बाय सुशील दोषी। नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कमेंट्री में आज बहुत बड़ा करियर है। देखिए, 15 रुपए प्रतिदिन में मैंने कमेंट्री की शुरू में, पहली कमेंट्री। अच्छा। और जब आपको आश्चर्य होगा, जब ऑस्ट्रेलिया गया तो 300 रुपए प्रतिदिन, और इंग्लैंड गया था 1979 में तो 100 रुपए प्रतिदिन ओहो। मिला मुझे, मतलब घटा के 100 रुपए हो गया। लेकिन फिर हम्म। भी एक दिल में बड़ी तमन्ना थी कि कमेंट्री करना है, लोगों के मन में उतरना है, कला की साधना करना है। और बाकी चीजें देखिए अपने आप कभी न कभी ईश्वर कहीं न कहीं संतुलित कर ही देते हैं, कहीं न कहीं। आज उस हम्म। लोकप्रियता के कारण देखिए हमें अन्य क्षेत्रों में बहुत सारी सफलताएँ मिल गई। तो ये होता है, जी। ईश्वर कहीं न कहीं न्याय कर ही देता है। फिर सबसे बड़ी बात, आपको खुद का संतोष, उससे बड़ा धन तो कुछ होता नहीं है। अगर आपने कोई अच्छा काम कर लिया, अच्छी कमेंट्री कर ली, इतनी चैन से नींद आती है, एक कलाकार ही जानता है कि अच्छा काम करने के बाद कैसी नींद आती है। ये बिल्कुल। 2 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि एक अच्छा, गावस्कर साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि दुनिया मुझे कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा ओपनिंग बैट्समैन हूँ। हम्म। लेकिन जिस दिन 4 आदमी ये कहने लगे कि ये बहुत अच्छा आदमी भी है, तो मैं समझता हूँ जीवन सफल हो जाएगा। भले ही नहीं कहें वो कि बहुत बड़ा बैट्समैन हूँ। तो ये जो क्या बात है बात। ना कि बड़े आदमी होने से, लोकप्रिय आदमी होने से, धनवान आदमी होने से भी बड़ी बात होती है अच्छा आदमी होना। और अच्छे बिल्कुल। आदमी की हमेशा कद्र होगी, क्योंकि देखिए कोहिनूर तो एक ही है ना। जो चीज कम होती है ना उसकी बड़ी कद्र होती है। अच्छे लोग कम होते जा रहे हैं तो कद्र भी बढ़ती जा रही है। राइट। सो व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर ऑल दोज हु लव यू एंड योर वॉइस? मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, कला को प्रोत्साहन, और जैसा कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, उसी जी। तरह से हम सुनाने वालों से आप सुनने वाले हमेशा बड़े हो रहेंगे। आप हैं तो हम हैं। क्रिकेटर्स हैं तो कमेंट्री कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आप हैं तो हम कमेंटेटर्स हैं। तो आपकी आपकी मोहब्बत, आपका प्रेम और कला के प्रति, देखिए कोई भी देश, मैं हमेशा कहता हूँ कि इसलिए आगे नहीं बढ़ता कि उसका सेंसेक्स बहुत ऊंचा जा रहा है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कारखाने कितने लगे, या फिर कितने एकड़ जमीन में किस तरह से खेती हो रही है। बल्कि मैं समझता हूँ देश वो बड़ा होता है जो अपने कलाकारों का, अपने गुणीजनों का बड़ा सम्मान करता है। और मुझे हम्म। कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस देश के लोग अपने गुणीजनों का बड़ा सम्मान करते हैं। जी। और ये विधा तो कायम रखिए। बिल्कुल। सुशील दोषी जी, वाक़ई दिल को बहुत सुकून मिल रहा है कि आपसे इतनी खूबसूरत बातें हुई, बातें बहुत हो सकती हैं क्योंकि इतना ज़्यादा आपकी झोली में जो एक्सपीरियंसेस भरे हुए हैं, वो धीरे-धीरे निकल रहे हैं। लेकिन हम अब इस बात को यहीं विराम देना चाहेंगे। आप कला की जिस साधना में लगे हुए हैं,
उसमें और आगे तक बढ़ते रहें, आपकी आवाज़ गूंजती रहे, यूँ ही लोगों के दिलों में बसती रहे, ये हमारी शुभकामनाएँ आपके लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी स श्रोताओं को भी मेरा न नमस्कार। थैंक यू सो मच।